स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? हाँ हाँ हो रही है, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी बिल्कुल। तो नमस्ते, नमस्कार, राधे कृष्ण, आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो हम शुरुआत करने वाले हैं फलित ज्योतिष के बारे में। जन्म कुंडली देखना या फिर इसका ही एक मीन है फलित ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप सभी को पता ही होगा। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष विद्या। जन्म कुंडली को जब हम देखना सीखते हैं, नॉर्मली भाषा में कहते हैं कि जन्म कुंडली देखना हम जानते हैं या सीख रहे हैं, इसे कहते हैं कि ज्योतिष का फलित करना, प्रेडिक्शन देना। इंग्लिश में कहें तो प्रेडिक्शन करना हॉरोस्कोप का, उसे देखकर। हिंदी में कहेंगे ज्योतिष फलित। दो टाइप्स की होती है ये भी। एक होती है गणित, जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं। एक होती है फलित, जिसमें केवल और केवल जन्म कुंडली के भाव, जो ये डिब्बे से बने हुए होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, इन्हें कहते हैं भाव या हाउसेस। प्लेनेट और जो राशियां होती हैं, इन्हीं को देखकर जो भी कहा जाता है सामने वाले व्यक्ति के पिछले जन्म के बारे में, पिछले कर्मों के बारे में, अभी की स्थितियों के बारे में, या फिर आने वाले समय के बारे में, इसे हम कहेंगे फलित ज्योतिष। तो इसी के बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं स्पेस से। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष यह एक टाइम कैलकुलेशन की टेक्निक है। समय की गणना जो कि हम ग्रहों के आधार पर करते हैं और नक्षत्रों से। ये अंतरिक्ष है, इसमें काफी सारे प्लेनेट हैं, काफी सारे नक्षत्र हैं, उनसे मिलकर राशियां बनी होती हैं। तो उसका इफेक्ट क्या, कैसे पड़ता है और क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं एक पर्सन के ऊपर, तो उसी के बारे में हम बिल्कुल जानने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, मैंने एक इमेज लगाई है यहाँ पर। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हमारी अर्थ काफी छोटी है, इसमें देखेंगे तो उससे भी, अर्थ से भी बड़े बड़े काफी सारे प्लेनेट होते हैं। जैसे कि सौर मंडल की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा ये प्लेनेट इसमें जुपिटर है। वैसे ही काफी सारे प्लेनेट हैं। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, क्या आकृति है ऐसा कुछ भी पता नहीं है। तो वैसे ही एक जो हमारे ऋषि मुनि हुए, तो उन्होंने टाइम कैलकुलेशन की एक टेक्निक निकाली, और जो स्पेस है, जो ये अंतरिक्ष है, इसको एक डिजाइन दिया, इसको एक आकृति दी। ये आकृति इन्होंने जो दी है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ऐसी एक डिजाइन, ऐसी एक शेप दी है उन्होंने इस अंतरिक्ष को। और इसी के कहीं बीच में है हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, है ना जी। चलिए, अब ये तो पता ही होगा आप सभी को कि अर्थ एक जगह पर स्टेबल है या घूम रही है। किस डायरेक्शन में घूम रही है इसका पता होना सबसे पहले जरूरी होता है। जो अर्थ, पृथ्वी है, जो अर्थ है, जब ये मूव होती है या फिर अपने ही अक्ष पर, अपनी ही जगह पर ये जब घूमती है, तो ये घूमती है वामावर्त। वामावर्त मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा आप सभी जो एरोज मैंने बनाए हुए हैं। तो इस डायरेक्शन में यह अर्थ घूमती है, बिल्कुल सेंटर में है। पर चारों तरफ यह है अंतरिक्ष, यह है स्पेस, और इसके बीच में कहीं पर है अर्थ, और अर्थ पर ही है हम। ये जो पृथ्वी जब घूमती है तो यह इस डायरेक्शन में घूमती है। यहाँ तक क्लियर सभी को? देखिए, रिप्लाई देते रहिए आप। क्लियर है सर। बिल्कुल, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ इसी में से थोड़ा सा, जिससे कि आपको भी सभी की सभी चीजें याद रहे। अब देखिए, एक शेप तो दे दी यहाँ पर,
स्पेस को एक शेप तो दे दी गई है, एक आकृति दे दी गई है। इसको भी जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्योतिषी जो हुए हैं, उन्होंने डिवाइड किया है 12 पार्ट्स में, 12 भागों में। जैसे कि आपको दिख रहे हैं, यह 12 हाउसेस हैं, पूरे 12 डिब्बे हैं, ये 12 खाने हैं, जो भी आप कहें, कैसे भी समझें। तो उन्होंने इस स्पेस को डिवाइड किया है 12 पार्ट्स में। 360 डिग्री का ये स्पेस होता है। इसको जब हम 12 पार्ट्स में 12 भागों में डिवाइड करेंगे, तो जो एक पार्ट हमारे पास होगा, ये जो एक डिब्बा, ये एक जो हाउस निकल कर आएगा, इसका जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री। यह जरूर याद होना चाहिए आप सभी को, यह फिक्स है बिल्कुल, और यह आपके हर एक जगह पर काम आने वाला है। जब आप आगे चलकर प्लेनेट की जब डिग्री देखोगे, उनके अंश देखोगे कि उनके अंदर कितनी पावर है, वहां पर ये डिग्रीज आपके काम आने वाली है। जो एक हाउस होता है, जैसे कि फर्स्ट हाउस में 30 लिखा हुआ है और एक एरो का निशान है, तो यहां से लेकर यहां तक, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो भी है, यह होता है 30 डिग्री का। वैसे ही हर जो हाउस है, हर जो भाव जो बना हुआ है, यह होते हैं 30 डिग्री के पार्ट्स में, इनको डिवाइड किया गया है। तो ये टोटल निकल कर आए हैं 12 पार्ट्स। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो वही 360 डिग्री होता है, मतलब चारों तरफ घूम कर वापस उसी पॉइंट, है ना। चलिए, चारों तरफ अंतरिक्ष, बीच में है हमारी पृथ्वी कहीं पर। तो इसमें जो ईस्ट डायरेक्शन लिखी हुई है ऊपर की तरफ, यह बिल्कुल फिक्स है। ईस्ट डायरेक्शन जब भी हम जन्म कुंडली देखेंगे, यह फिक्स रहेगी। ईस्ट डायरेक्शन यही है तो यही है, किसी की भी कुंडली हो उसमें हमेशा यह फिक्स रहने वाला है। उसी तरीके से वेस्ट डायरेक्शन है, जो बिल्कुल नीचे की है, जो अर्थ बनी हुई है, जो पृथ्वी है सेंटर में, इसके बिल्कुल नीचे की तरफ जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर होती है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। एक तरफ है नॉर्थ डायरेक्शन, एक तरफ है साउथ डायरेक्शन। यह चीज भी बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप आगे चलकर ज्योतिष के बारे में पढ़ेंगे, तो जो प्लेनेट की जो डायरेक्शंस आप देखेंगे कि यह किस डायरेक्शन में जा रहा है। किसी का जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि हमारा कुछ सामान खोया है, या फिर कोई पर्सन खो गया है, या फिर हमें कहीं पर जाकर काम की शुरुआत करनी है, या फिर हमें प्लेस चेंज करना है, तो किस डायरेक्शन में हम जाएं, तो तब आपकी यह डायरेक्शन काम आने वाली है। और ये फिक्स है हमेशा, किसी की भी कुंडली देखें, वहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो डायरेक्शन है, यह हमेशा फिक्स रहने वाली है। ऑल क्लियर? हाँ, यस, ये कुछ भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया आपके, तो बिल्कुल वहीं पर आप बता दीजिएगा मुझे। किसी के भी अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट अनुराग पॉइंट। जी, अभी ना रिसेंटली न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप थोड़ा अगर फिर से रिवाइज करा देंगे उनको, तो मतलब जल्दी रानी है। बिल्कुल, तो आप अपने कैमराज एक तो ऑन कर लीजिए, जैसे कि मैं भी देख सकूं कि हाँ, कौन प्लीज कौन जो कौन। भी स्टूडेंट्स है बिल्कुल प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, तो बेटर रहेगा सबको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, राधे कृष्ण। जो भी सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी मोस्ट वेलकम। आई एम एट ऑफिस। चलिए, अच्छे से सुनते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप चैट कमेंट का ऑप्शन है, वहां पर लिख दीजिए, और आप मुझे बता दीजिएगा अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में। तो चलिए, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। अभी तक जरा सा ही हमने पढ़ा है, समझा है। देखिए, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, हम समझेंगे एक साथ मिलकर। तो ये देखना सीखेंगे, आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसे कहते हैं जन्म कुंडली। हर किसी की कुंडली में बस थोड़ी सी डिजाइन अलग हो सकती है। ये मैंने एक अच्छी सी डिजाइन बनाई है आप सभी के लिए। डिजाइन अलग अलग हो सकती है, इसमें जो लाइनें हैं ये कैसे भी हो सकती है। इसे कहते हैं जन्म कुंडली।
जब इसे हम देखते हैं या फिर इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होता है उन्हें जब हम रीड करना सीखते हैं, उन्हें समझते हैं और जब किसी को भी कुछ कहते हैं कि आपके साथ ये हुआ है, ये हो रहा है या फिर ये होने वाला है, फलादेश कहते हैं इसे हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो प्रेडिक्शंस, है ना। तो ये जो टेक्निक होती है इसे ही हम कहते हैं ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अलग है, ज्योतिष अलग है, डीप में हम नहीं जाएंगे, अभी नॉर्मली समझते हैं बेसिक से। ज्योतिष भी दो टाइप की होती है, एक होती है फलित ज्योतिष, एक होती है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष का मतलब है कि जिसमें कैलकुलेशंस होती है। हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना इतना नहीं सीखेंगे, जरा सा सीखेंगे जो हमारे काम की होगी। सेकंड है फलित ज्योतिष। फलित का मतलब है कि जो भी हम एक कुंडली में देखकर बिना कैलकुलेशंस किए, बिना पेन रफ कॉफी के, सीधे ही कुछ फॉर्मूलाज हमने याद किए, कुछ प्लेनेट राशियों को देखा और जो भी प्रिडिक्शन किया, जो भी हमने किसी पर्सन को बताया सामने वाले को, ये जो टेक्निक है इसे कहेंगे हम फलित ज्योतिष। समझे? नेक्स्ट पॉइंट, ये है काफी अच्छा सा स्पेस, अंतरिक्ष। इमेज तो देखी ही होगी, इसमें न जाने कितने सारे प्लेनेट हैं, कितने सारे नक्षत्र हैं, कितने सारी पृथ्वी होंगी, तो इसका कोई भी अनुमान नहीं। तो इस पृथ्वी पर जहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले जो काफी इंटेलिजेंट, काफी बुद्धिमान जो ऋषि मुनि हो, जिसमें से एक का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, भृगु ऋषि या फिर पाराशर ऋषि, महर्षि पाराशर या महर्षि भृगु, इनका नाम सुना होगा शायद आपने। तो उन्होंने या फिर उन जैसे कहीं विद्वानों ने इस अंतरिक्ष को एक शेप दी है, एक आकृति दी है। जो हमारी पृथ्वी है, इसके आसपास जो भी प्लेनेट है, जो भी अंतरिक्ष है, जो भी स्पेस है, उसको एक आकृति दी है। ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है, एक बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल को डिब्बा, इसको एक आकृति दी है, एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा। इसी के बीच में है कहीं पर हमारी पृथ्वी। ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है, ये हमारी अर्थ, चारों तरफ है स्पेस। अब ये देखिए 360 डिग्री का है, तो इसमें किसी को पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो जो ऋषि मुनिज हैं, उन्होंने एक पॉइंट लिया और स्टार्टिंग की इसको, कि कहीं ना कहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत की जाए, एक पॉइंट दिया जाए। तो उन्होंने इस अंतरिक्ष को, इस स्पेस को 12 पार्ट्स में, 12 भागों में डिवाइड किया। 360 डिग्री का यह पूरा एंगल होता है चारों तरफ से, और इसको जब हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक हाउस हमारे पास होगा, यह होगा 30 डिग्री का। यह बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि आपको एक हाउस के अंदर दिख रहा होगा कि 30 नंबर लिखे हुए हैं, 30 नंबर लिखे हुए हैं, तो यह बिल्कुल फिक्स है। समझ पा रहे हैं आप सभी? हाँ, समझ रहे। बिल्कुल रिप्लाई करते रहिए, थोड़ा इंटरेस्ट बना है। प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए ताकि अनुराग जी को समझे, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग की है ना, मुझे तो उनको क्या है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है तो मुझे आप सभी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नहीं दिखेंगे तो आपकी मैसेज भी नहीं वो देख पाएंगे, आपकी बस वॉइस जरूर सुन पाएंगे। तो आप अनम्यूट करके उन्हें बताते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है करके, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी बताइए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समझाना ही मेरा काम है। तो चलिए एक बार वापस से हम देखते हैं कि ये जो स्पेस है इसको डिवाइड किया गया है 12 पार्ट्स में, 12 भागों में। जब इसे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा, एक जो हाउस होगा, एक जो बॉक्स बना हुआ है, इसकी डिग्री होगी 30 डिग्री, क्योंकि इसे आपको याद रखना है। हर बॉक्स 30 डिग्री के यह होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और 30 डिग्री तक यह जाने वाले हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे, है ना जी। 31st डिग्री ये नहीं होने वाली है। यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि हर एक हाउस की डिग्री 30 डिग्री होती है, 0 से स्टार्ट होकर यह 30 डिग्री तक जाती है, क्योंकि यह आपके आगे आने वाले प्रेडिक्शंस में काम आएंगे। जब आप एक प्लेनेट की, एक हाउस की जब डिग्री देखेंगे, उसकी पावर देखेंगे, ये पावर को शो करता है ना। जब एज देखेंगे, आप प्लेनेट की एज देखेंगे, तो उसमें भी यह जो डिग्री है ये आपके काम आने वाली है, 0 से 30 डिग्री तक। तो इससे बिल्कुल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो
अर्थ रोटेट करती है, जो घूमती है अपने ही अक्ष पर, अपनी ही जगह पर, तो किस डायरेक्शन में घूमती है? तो यह घूमती है जो पृथ्वी है अपने ही अक्ष पर वामावर्त घूमती है, राइट से लेफ्ट की तरफ। एरो मैंने बनाए हुए हैं, तो आप इससे समझ लीजिएगा कि ऐसे जो पृथ्वी है यह घूमती है, बीच में है कहीं पर, चारों तरफ अंतरिक्ष स्पेस, बीच का जो ये पॉइंट है वहां पर अपनी पृथ्वी, उस पर हम रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन यह घूमती रहती है धीरे धीरे। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। ये जो 4 पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं दिख रहे होंगे आप सभी को। तो ऋषि मुनि ने एक पॉइंट लेकर स्टार्ट किया कि कोई ना कोई डायरेक्शन इनको मिलनी चाहिए जहां से हम शुरुआत कर सकें चीजों की, पढ़ने की, सीखने की, एक प्लेनेट को एक जगह बताने की कि कहां पर वह स्थित है। अब ईस्ट डायरेक्शन बीच में है बिल्कुल पृथ्वी, इसके ऊपर वाला जब हम पॉइंट देखेंगे तो यह है ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। पृथ्वी के बिल्कुल नीचे का जो पॉइंट है, बिल्कुल नीचे, इसे कहेंगे वेस्ट डायरेक्शन, यह होगी पश्चिम दिशा, राइट साइड में नॉर्थ और लेफ्ट साइड में साउथ डायरेक्शन। यह बिल्कुल फिक्स है, इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि यह भी आपके काम आने वाली है। जब आप किसी भी प्लेनेट की डायरेक्शन देखेंगे, किसी राशि की डायरेक्शन देखेंगे, जब किसी का क्वेश्चन होगा कि हमें अपना स्थान चेंज करना है, मतलब जगह परिवर्तित करनी है, कहीं और जाकर रहना है, तो कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए, किस डायरेक्शन में जाना अच्छा होगा, तो ये डायरेक्शन आपके काम आने वाली है। ये बिल्कुल फिक्स है, किसी की भी कुंडली में जब आप देखेंगे तो यही डायरेक्शन होंगी। जब किसी का कोई प्रश्न होगा कि हमारा कोई सामान खो गया है, तो आप ये डायरेक्शन जब आपको पता होगी तो आप बिल्कुल देखकर उनको बता पाएंगे कि हाँ, इस डायरेक्शन में मिलने के योग हैं। कोई व्यक्ति अगर खो गया है तो किस डायरेक्शन में वह गया है, जब हम देखते हैं आगे जाकर, जब हम सीखेंगे, तो यह डायरेक्शन आपके वहां पर काम आने वाली है। यह डायरेक्शन आपके काम आने वाली है। प्लेनेट, ग्रहों के बारे में आपने सुना होगा कि उनके पास पावर, जो बल होती है, षडबल, 6 प्रकार के बल होते हैं प्लेनेट के पास। जब उसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर किस डायरेक्शन में कौन से प्लेनेट को कितनी पावर होती है, कितनी पावर मिलती है, किस डायरेक्शन में कोई भी प्लेनेट पावरफुल होता है, तो वहां पर ये डायरेक्शन काम आने वाली है। तो नॉर्मली समझ लीजिए कि ये डायरेक्शन होती है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज होता है, सूर्योदय होता है। सुबह सुबह आपको जब सूर्योदय उदय होते हुए, सनराइज होते हुए जब दिखते होंगे, तो ये इसी डायरेक्शन में दिखते हैं, पूर्व दिशा में। बिल्कुल ऊपर का जो पॉइंट है, यहाँ पर सनसेट की या फिर शाम के समय की अगर हम बात करते हैं, तो जो वेस्ट, उत्तर दिशा है, माफ कीजिए पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर सनसेट मतलब शाम का समय होता है, सूर्यास्त हो जाता है। आफ्टरनून और नाइट को बिल्कुल याद रखिएगा। सूर्य उदय कब होता है, सूर्य अस्त कब होता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन थी उस पॉइंट पर होता है आफ्टरनून, मतलब दिन का समय होता है, और जो दक्षिण दिशा है यहाँ पर होती है रात का समय, नाइट। इससे भी बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यह तो अभी आपके काम आने ही वाला है। अब सनराइज का मतलब, जब भी सनराइज होगा तो जो सूर्य होंगे, देखिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब भी सनराइज होगा, सूर्य उदय होगा, तो आपको जो सन प्लेनेट, सूर्य ग्रह जो देखने को मिलेंगे, ये ऊपर वाले बॉक्स में देखने को मिलेंगे। जहां पर ईस्ट लिखा हुआ है वहां पर जो बॉक्स बना हुआ है, किसी की भी कुंडली जब आप देखेंगे, किसी का जन्म अगर है सुबह सुबह का, सूर्योदय का, जब सूर्य उदय हो रहे हैं, जब आप किसी की कुंडली में देखेंगे कि हाँ, इनके फर्स्ट हाउस में सन प्लेनेट है, मतलब इनका जो जन्म हुआ है ये हुआ है सुबह के समय। किसी की भी कुंडली देखकर आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कई बार ऐसी कुंडलियां भी आएंगी जिनके बारे में कोई बर्थ डिटेल्स पता नहीं है, उनके पास केवल एक इमेज होगी, एक फोटो होगी, या फिर वो आपको एक कुंडली पकड़ा देंगे कि ये हमारी कुंडली किसी पंडित जी ने बनाई हुई थी, ये है हमारे पास, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब आप उसमें देखेंगे, अगर आपको देखने को मिलता है कि अगर ये ऊपर वाले बॉक्स में जहां पर ईस्ट लिखा हुआ है,
वहां पर अगर किसी के सन प्लेनेट हैं, सूर्योदय, आप समझ सकते हैं कि सुबह का इनका जन्म है और उनको एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि अगर आपका जन्म अगर सुबह के समय हुआ है तो आपकी कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि कई बार उनको कंफर्म भी नहीं होता कि हाँ यही हमारी कुंडली है या नहीं। उनको पता होता है कि सुबह का जन्म है या फिर शाम का जन्म है, ऐसा बता देंगे। आप सूर्य की स्थिति को, सन प्लेनेट की स्थिति को देखकर यह बता सकते हैं कि हाँ आपका समय फिर बिल्कुल सही है अगर आपका जन्म सूर्योदय के समय हुआ है, सनराइज के समय हुआ है और सन आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में। अगर आफ्टरनून में आपको किसी का जन्म हुआ है तो देखने को मिलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं आप सभी? हाँ सर। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, 3-4 प्रिडिक्शन करना आसानी से सीख जाएंगे भैया। किसी भी कुंडली देखेंगे ना तो उनका टाइम प्रिडिक्शन करना मैं यहीं पर आपको सिखा दूं कि किसी की भी कुंडली देखकर आप यह बता देंगे कि उनका समय जो जन्म हुआ है किस टाइम हुआ है, सुबह हुआ है, दिन का, रात का, कितने बजे के आसपास हुआ है, शुक्ल पक्ष में हुआ है, कृष्ण पक्ष में हुआ है, कौन से महीने में हुआ है। इसका जो कैलकुलेशन है आप आसानी से कर पाएंगे आज की क्लास में, लेकिन अगर अच्छे से समझेंगे तो। अब ये जो लिखे हुए हैं जो आपको सीख देखने को मिल रही है, जहां पर फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है बिल्कुल फिक्स्ड है, ऊपर फिक्स्ड मैंने किया हुआ है, लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा, फिक्स्ड है। किसी की भी कुंडली में आप अगर देखेंगे तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये फर्स्ट हाउस ही होगा, प्रथम भाव। प्रथम भाव हर किसी की कुंडली में यह फिक्स है, आपकी भी कुंडली में, मेरी भी कुंडली में, किसी और की भी कुंडली में। जब हमसे कहेंगे कि आपका फर्स्ट हाउस पॉजिटिव है, उसका मतलब होगा कि फर्स्ट हाउस जो 1 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं लग्न। लग्न भी कह देते हैं इसे, फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, जो भी आप कहें, जैसे भी समझें। वैसे ही इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो टोटल हाउसेस होंगे 12 हाउसेस, और इसी सीरियल वाइज ये होंगे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, बिल्कुल फिक्स है। सभी की कुंडली में यह हाउसेस बिल्कुल फिक्स है। फर्स्ट हाउस तो फर्स्ट हाउस, 10th हाउस तो 10th हाउस, सभी की कुंडली में यही होगा और इसी क्रम में होगा। जहां पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी सीरियलिटी में यह हाउसेस बिल्कुल फिक्स रहेंगे। क्लियर? हाँ, याद रखिएगा, क्योंकि हाउसेस ही हैं जो भी हैं आपके काफी काम आने वाले हैं। किसी ने, जब आप आगे जाकर इसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी। वो कहेंगे कि मेरा 10th हाउस में ऐसा प्लेनेट है, 10th हाउस में मेरे मरकरी प्लेनेट है या फिर मेरे सन प्लेनेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10th हाउस कौन सा है और किसकी बात कर रहा है। जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है ये 10th हाउस होगा, वो बात कर रहा है कि यहाँ पर मेरे सन प्लेनेट है। बिल्कुल, तो आप समझ जाएंगे कि इस हाउस में उनके सन प्लेनेट हैं। कोई कहेगा कि मेरे 6th हाउस में सन प्लेनेट है, बताइए क्या होगा। तो आप समझ जाएंगे कि 6th हाउस ये वाला हाउस होता है जहाँ पर 6 नंबर लिखे हुए हैं, तो मतलब इनके सन प्लेनेट यहाँ पर है, तो इसका हम डिक्शन करेंगे, उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये सभी की कुंडली में फिक्स है, इसका बिल्कुल याद रखें। राधे। चलिए, प्रेडिक्शन यहां से स्टार्ट होता है आपका, यहां से आप प्रेडिक्शन करना सीखें। कोई भी प्लेनेट हो, उनकी जो डिग्रीज हम देखते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं सन प्लेनेट से। टोटल 30 डिग्री होती है। अभी हमने देखा कि एक हाउस की 30 डिग्री होती है, तो एक प्लेनेट की भी 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री। समझ गए? जैसे कि अभी फर्स्ट हाउस में सन प्लेनेट है, तो जब से लेकर जब तक फर्स्ट हाउस में ये रहेंगे, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, जैसे जैसे इनकी डिग्री इंक्रीज होती जाएगी, 0 से लेके 1, 2, 3, 4 से लेके 30 तक जब ये पहुंचेंगे, तो वैसे ही 0 से लेकर 30 तक, 0 से 30 डिग्री तक एक प्लेनेट की डिग्रीज होती है। डिग्रीज का मतलब है कि डिग्री से उनकी पावर देखी जाती है। अब मान लीजिए कि सन प्लेनेट है 0 डिग्री का, 0 डिग्री का मतलब उनके अंदर पावर ही नहीं है, बिल्कुल 0 डिग्री के हैं, मतलब काफी कमजोर हैं, वो अपना इफेक्ट अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। 30 डिग्री मतलब ये काफी ज्यादा पावर है उनके अंदर, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो एक हाउस की डिग्री होती है 30
और सूर्य प्लेनेट की भी टोटल डिग्री होती है 30 डिग्री तक, इससे ज्यादा नहीं होती। सन प्लेनेट, सूर्य ग्रह एक दिन में 1 डिग्री इंक्रीज होता है। जैसे कि आज मान लीजिए एग्जांपल से कि आज सूर्य ग्रह की डिग्री है 0 डिग्री के हैं। कल जब आप देखेंगे तो जो सन प्लेनेट है इनकी 1 डिग्री मतलब 1% इनकी पावर बढ़ जाएगी, वह 1 डिग्री के हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आप देखेंगे दूसरे दिन तो उनकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री, 1 और डिग्री उनकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वैसे ही सूर्य ग्रह एक दिन में 1 डिग्री अपनी पावर इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ाते हैं। 1 महीना होता है 30 दिन का, सभी को पता है, आप सभी को 1 महीने में 30 दिन होते हैं। और एक हाउस की भी 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है एक हाउस में 0 से लेकर 30 तक। और 1 महीने में भी 30 दिन होते हैं, 30 दिन का महीना लेकर चलेंगे तो एक दिन में सूर्य ग्रह 1 डिग्री बढ़ेंगे और एक हाउस में रहेंगे 30 दिन तक, और 30 दिन के बाद वह फिर अपना हाउस चेंज कर लेंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य ग्रह, सन प्लेनेट एक हाउस में 1 मंथ के लिए रहेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे कि अभी फर्स्ट हाउस में है सन प्लेनेट, ये देखिए, ये रहे सन प्लेनेट। हाउसेस का पता ही आपको, ये है हमारे सन प्लेनेट, काफी मुस्कुरा रहे हैं। तो जब ये फर्स्ट हाउस में होंगे तो इनकी डिग्री एक दिन में 1 डिग्री इंक्रीज होगी। सबसे पहले होंगे 0 डिग्री के। मान लीजिए कि महीने की शुरुआत हुई है, 1 तारीख है आज, तो आज है इनकी डिग्री 1 डिग्री, कल 2 तारीख है तो कल इनकी डिग्री हो जाएगी पावर बढ़कर 2 डिग्री। वैसे ही जब महीना पूरा होगा 30 दिन का होगा तो ये 30 डिग्री के हो जाएंगे, और अगले महीने की 1 तारीख को ये इस हाउस को छोड़ देंगे और दूसरे हाउस में चले जाएंगे, सेकंड हाउस में चले जाएंगे, फिर वापस से सेकंड हाउस में 0 डिग्री के हो जाएंगे। तो मतलब एक दिन में 1 डिग्री इनकी पावर बढ़ेगी। तो 1 महीने तक एक ही हाउस में रहेंगे, उसके बाद यह चेंज करेंगे। जब भी सूर्य ग्रह एक हाउस से, या फिर कहें तो एक राशि से, एक हाउस से जब दूसरे हाउस में जाते हैं, एक राशि से जब दूसरी राशि में जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं संक्रांति। संक्रांति सबसे अच्छी संक्रांति आप सभी को पता है। मुझे वो ना डिग्री चेंज कैसे होती है ना, मीन्स मुझे वो नहीं समझ आ गया। अगर एक दिन बीत जाता है तो वो 1% डिग्री चेंज होती है, राइट? हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैं वापस से एक बार ट्राई करता हूँ समझाने का। हाँ। आज है 1 तारीख है, आज 1 तारीख, मान लीजिए कि आज है 1 तारीख, है ना, मार्च का महीना है। आज 1 तारीख है, तो जब आप कुंडली बनाकर देखेंगे, जब आप सूर्य सन प्लेनेट को देखेंगे तो इनकी डिग्री आपको मिलेगी 1 डिग्री। कल होगी 2 तारीख, 2 मार्च, तो जब आप सूर्य ग्रह को देखेंगे तो इनकी पावर होगी 2 डिग्री। 2 डिग्री। वैसे ही जब आप जाएंगे 30 मार्च तो इनकी पावर दिखेगी 30 डिग्री। 30 डिग्री से ज्यादा किसी की पावर होती नहीं है। हाँ। तो ये क्या करेंगे कि इस हाउस को छोड़ देंगे, फर्स्ट हाउस को, यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट हाउस में। ओके। तो फिर नेक्स्ट हाउस में जाएंगे तो इनकी पावर कितनी होगी? 0 डिग्री, 0 से स्टार्ट होगी, वापस 0 से स्टार्ट होगी, वापस से 0 से स्टार्ट। तो वो जब भी हम कुंडली में देखते हैं तो वो हमें प्लैनेट्स मींस मूव होते हुए दिखाई देते हैं क्या? डिग्री वाइज डिग्री शो होता रहेगा ना उसका? हाँ डिग्री वहां पे शो होता रहेगा। अभी हम देखेंगे किस टाइप से डिग्री उनकी शो होती है। हाँ जी। तो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, संक्रांति। देखिए, जब भी सूर्य एक राशि से या फिर एक हाउस से दूसरे हाउस में जाते हैं ना, जब सूर्य का जो ट्रांजिट होता है एक राशि से दूसरी राशि में, जिसे हम कहते हैं संक्रांति। सभी को पता है एक काफी अच्छी संक्रांति आती है, मकर संक्रांति, है ना? हाँ। जनवरी में आती है मकर। नाम ही है मकर संक्रांति, मतलब सूर्य ग्रह मकर राशि में जा रहे हैं। अब राशि के बारे में अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। ये याद रखिए आप अभी तो केवल कि जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में, मतलब एक हाउस से दूसरे हाउस में जब जाएंगे तो ये जो चेंज होते हैं ना, उस दिन को हम कहते हैं संक्रांति। इतना याद रखिए। सूर्य सन प्लेनेट के जो चेंज होने को एक राशि से दूसरी राशि में, एक हाउस से दूसरे हाउस में, इसे हम कहेंगे संक्रांति। समझ गए? हाँ। अब देखिए, प्रेडिक्शन यहां से स्टार्ट होता है कि बर्थ टाइम का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे।
सन प्लेनेट है कुंडली के फर्स्ट हाउस में, आपने किसी की कुंडली ओपन की और आपने देखा कि कुंडली के फर्स्ट हाउस में, पता है ना सभी को, अभी हमने देखा था कि फर्स्ट हाउस कौन सा होता है, हाँ। और ये ईस्ट डायरेक्शन में होता है। फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। सुबह सुबह का समय होता है, लगभग 5 से 7 बजे का समय। अब देखिए ये जो सनराइज का जो समय है ना सूर्योदय का, ये सभी का अलग अलग हो सकता है कि आपके 7 बजे का हो, मेरा 6 बजे का हो। यहाँ पर वो प्लेलिस्ट जगह के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो हम देखेंगे कि किसी की भी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में आपको देखने को मिलते हैं सन प्लेनेट, तो आप कह सकते हैं उसे, आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जन्म लगभग सुबह के 5 से 7 बजे के बीच, जो सूर्योदय का जो हमारा समय होता है, इसके बीच आपका जन्म समय हुआ है, आपका जन्म हुआ है। समझ पा रहे हैं? ओके। हाँ। हाँ। वैसे ही जब हम देखेंगे कि 12th हाउस आप सभी को पता है कौन सा है, जहां पर 7 से 9 जो टाइमिंग लिखी हुई है। हाँ। अगर किसी का जन्म हुआ है 7 से 9 बजे के बीच सुबह के, तो हम समझेंगे कि सूर्य ग्रह जो सन प्लेनेट हैं, इनके है 12th हाउस में, 12वें भाव में। ओके। कुंडली देख के हम ये कह सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि किसी का जन्म अगर हुआ है 11 AM से 1 PM, दोपहर का समय है। आफ्टरनून कहाँ होता है, कुंडली के 10th हाउस में, नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर होता है आफ्टरनून। अभी हमने देखा था, नोट करते रहिए आप सभी को, हाँ हाँ। आपके समझिए। तो अगर किसी का आपने कुंडली देखी और आपने देखा कि 10th हाउस में कुंडली के 10वें भाव में इनके सन प्लेनेट हैं, सूर्य ग्रह हैं, तो आप कह सकते हैं कि 11 से 1 बजे के लगभग बीच का अगर आपका जन्म है, हाँ बिल्कुल उसी टाइम का हमारा जन्म है। सामने वाला ऐसा ही बोलेगा। शाम के समय का आपका जन्म है लगभग 5 PM to 7 PM, वेस्ट डायरेक्शन में देखिए, 7th हाउस को देखिए, ये है हमारा इवनिंग का पॉइंट। किसी का इवनिंग में अगर शाम के समय अगर जन्म हुआ है, 5 से 7 बजे का जो समय होता है, इसी के बीच अगर किसी का बर्थ टाइम है, जन्म हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि आपका शाम का जन्म है। अब यह भी आपको जरूर याद रहना चाहिए, ये जो टाइम कैलकुलेशन है, ये आपके काम काफी कम आएगी वैसे तो, किसी को ऐसे बताने में कि इस टाइम का आपका जन्म हुआ है, क्योंकि बर्थ टाइम वो बताएगा। जब भी आप कुंडली बनाओगे ना, तो टाइम तो वह बता देगा आपको, लेकिन टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। अब टाइमिंग क्यों पता होनी चाहिए, सूर्य की स्थिति क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्लेनेट की पावर देखेंगे, जब सूर्य ग्रह की पावर देखेंगे ना, तो उसमें ये टाइमिंग और ये डायरेक्शंस ये पता होने चाहिए। क्योंकि जब सूर्य उदय होंगे, तो मतलब उनके अंदर पावर होगी काफी अच्छी, क्योंकि सूर्य उदय हो रहे हैं, सूर्य ग्रह आ रहे हैं। आफ्टरनून में हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर रहते हैं, तो मतलब सबसे अधिक पावर होगी। जब षडबल पढ़ेंगे आप, मतलब ग्रहों का 6 प्रकार का बल, तो उसमें एक यह भी काम आएगा आपका कि दिन का अनुराग जी, जन्म हुआ है। हाँ 1 मिनट, शायद निष्ठा जी आपको कोई डाउट है, आपने हैंड रेज हाँ, किया है। बिल्कुल 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 बताएं। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी, कुछ केसेस में जिनको टाइम कंफर्मेशन नहीं होता है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी के पास अपनी बर्थ डेट टाइम कुछ भी नहीं होता, किसी के पास पुरानी बनाई हुई एक कुंडली होती है ना। उसमें आपने देखा कि उनके जो सूर्य ग्रह हैं, सन प्लेनेट हैं, कुंडली के 7th हाउस में। आप कह सकते हैं कि आपका जन्म शाम के टाइम हुआ है, शाम के टाइम मतलब 5 से 7 बजे के बीच, कुंडली के 7th हाउस में आपको सन प्लेनेट देखने को मिला। या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर आपका बर्थ टाइम नहीं है, तो आप मुझे कोई ऐसा टाइम बताइए जो आपको याद हो कि आसपास का टाइम, कि दोपहर में हुआ है या शाम के समय हुआ है। तो आप उस दिन के ट्रांजेक्शन को, उस दिन की ग्रह स्थितियों को सूर्य ग्रह के अनुसार जमा सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका बर्थ टाइम क्या है? सर मेरा तो सुबह 7:25 का है, तो मेरे फर्स्ट लग्न में ही सन है ना। तो अब जब आप देखेंगे 5 से 7 बजे के आसपास का, क्योंकि देखिए ये जो एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जो सनराइज का जो समय होता है ना सूर्योदय का, ये अलग अलग होता है। देखिए, अब जब आप ईस्ट में जाएंगे, इंडिया की ईस्ट साइड में, तो वहां पर थोड़ा जल्दी मिलेगा। वेस्ट डायरेक्शन में जैसे जैसे आते जाएंगे थोड़ा लेट मिलेगा। साउथ में जाएंगे तो वहाँ की टाइमिंग चेंज होगी।
कि ये जो सनराइज का समय होता है हर एक जगह पर वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो लगभग आसपास का समय है यही आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर सुबह 5-6 बजे का सूर्योदय होता है, तो 6 बजे के आसपास का जो भी समय होगा, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटे का होता है, तो ये है हमारे पास 12 हाउसेस। तो हर एक हाउसेस को 2-2 घंटों में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर। आपको दिख रहा होगा 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1। तो हर हाउस को यहाँ पर 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम दिया गया है कि हर 2 घंटे में ये जो हाउसेस है ये चेंज होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे आराम से। सर, हाँ जी। मेरी ये क्वेश्चन है कि जैसे ठंड के महीने में, मतलब विंटर के टाइम में सन लेट आते हैं, हाँ, तो उस टाइम तो मतलब वो जो टाइमिंग चेंज होगा या फिर वही सेम रहेगा जो ये चार्ट पे है? चार्ट पे है ये फिक्स नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब इसके बीच हो सकता है। अभी वही तो मैं कह रहा हूँ कि सूर्योदय का जो समय होता है, सनराइज का समय है, ये हर प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि ओके, मतलब हाँ, आपके वहां पर सूर्योदय कितने बजे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ पर कितने बजे है वो चेंज हो जाएगा। आपने बात की कि विंटर में अलग होता है, सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी राशि में है, उसी की हम बात करने वाले हैं आगे। थोड़ा सा ओके वही सर, तो थैंक यू। प्रिडिक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके, जैसे कि बर्थ टाइम का प्रिडिक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास है एक कुंडली, दिख रही है आप सभी को? जी सर। हाँ, अब दिखाई इसको यहाँ पर देखिए आप, कुंडली के 11th हाउस, जहां पर आपको सूर्य ग्रह देखने को मिल रहे होंगे, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र लिखे हुआ है, दिख रहे हैं सूर्य प्लेनेट? जी सर। तो अब इस सूर्य ग्रह को आपने देखा इस कुंडली में, तो आपका क्या कहना होगा कि कब का जन्म हो सकता है इनका? दोपहर 9 से 11 मॉर्निंग सुबह। 9 to ये 11 देखिए हो सकता है। 9 to 11, लगभग इस टाइम के आसपास इनका जन्म हो सकता है ना? अब देखिए इनके बर्थ टाइमिंग हम देखते हैं, तो सुबह 10 बजकर 15 मिनट का इनका जन्म है। टाइमिंग के आगे देखिए 10 बज के 15 मिनट इनका जन्म है, और हमने कहा था कि 9 से 11 बजे के बीच इनका जन्म हो सकता है। ये देखिए 11th हाउस में, तो है ना, निकल कर आ रहा प्रिडिक्शन। एक्यूरेसी में जब हम जाएंगे कि फिक्स टाइम किसी को बता पाए, तो उसके लिए आपको डिग्रीज आनी चाहिए, उसके बारे में हम सीखेंगे आराम से कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम हमको कैसे हम बताएंगे, बता सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वह भी आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुंडली के 11th हाउस में वहां पर सूर्य ग्रह है। हमने कहा कि 9 से 11 बजे का आपका बर्थ टाइम होना चाहिए, इसके बीच में ही आपका जन्म समय होगा। हाँ, तो फिर बिल्कुल इन्होंने कहा कि हाँ मेरा 10 बज के 15 मिनट का जन्म है सुबह के, है ना जी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम और देखते हैं तो ये कुंडली है हमारे पास, इसमें भी वही है सन प्लेनेट। चलिए चेंज करते हैं। ये कुंडली है हमारे पास, इसमें सन प्लेनेट सूर्य ग्रह आपको देखने को मिल रहे हैं कुंडली के 7th हाउस में, सप्तम भाव में। दिख रहे हैं सभी को सूर्य, मंगल, चंद्र? हाँ सर। ये है कुंडली का 7th हाउस। अब इसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे आप, क्या होगी इनकी बर्थ की टाइमिंग? सर शाम 5 को to 7 7 PM। हाँ, शाम का समय, पहले कहें कि शाम का समय का आसपास का जन्म है आपका। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइमिंग के बीच, मतलब शाम को 5 से 7 बजे के बीच, यही देखा था ना हमने। शाम को 5 से 7 बजे के बीच का भोजन हो सकता है। तो जब हम देखेंगे तो इन्होंने बताया कि 1940, मतलब 7:40, 7 बज के शाम के 40 मिनट का इनका जन्म है। तो बिल्कुल आपका ये जो प्रेडिक्शन होगा ये एक्यूरेसी पे होगा, मतलब अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा। उंगली देखकर आप ये बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं, चलिए। ये देखिए, ये कुंडली दिख रही है आप सभी को? हाँ जी सर। कब का जन्म होगा इनका, टाइमिंग कोई बता सकता है? 11 से 1 बजे। दोपहर का समय, है ना? जी सर।
तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्रिडिक्शंस करना है। 12:30 दोपहर के 12:30 बजे के आसपास का इनका जन्म है। तो इसी तरीके से हमको प्रिडिक्शंस करते रहने हैं। ये होगा बर्थ टाइम प्रिडिक्शन। एक्यूरेसी में कैसे जाएंगे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कितने मिनट या कितने और भी अगर अच्छे से अच्छा टाइम इनको बता पाएं। अभी तो हम बता रहे हैं कि बीच का टाइम 11 से 1। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आगे हम इसके बारे में जानेंगे। उनका बर्थ टाइम कुंडली देखकर बता सकते हैं कि इतने बजे कितने मिनट का जन्म है आपका, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। उसके बारे में हम सीखेंगे। एक मैम को मैंने सच बताया भी था कि पता नहीं उस सेशन पे है या नहीं, उनके तो मैंने बर्थ डेट निकाल दी थी बच्चे की, इतना सही प्रेडिक्शन था कि वो। तो चलिए अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। ये है राशियां, जोडिक साइन भी कहते हैं इसे। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं तो मैं कहूंगा राशियां। 12 राशियां होती हैं, फिक्स है बिल्कुल, ना तो इनसे कम होगी ना ही इनसे ज्यादा होगी। सीरियलिटी भी, क्रम वाइज भी ऐसे ही फिक्स होंगी, और तो आप इन्हें ऐसे ही याद करें, आगे पीछे याद करने का ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि सीरियल वाइज अगर याद करेंगे तो आपके लिए इजी होगा आगे समझने के लिए। फर्स्ट जो राशि होगी पहले नंबर की, 1 नंबर की राशि, नंबर से भी आपको याद होनी चाहिए। 1 नंबर की जो राशि होगी वह है एरीज, मतलब मेष राशि। फिक्स है 1 नंबर अगर किसी ने बोला, क्योंकि आप कुंडली देखेंगे ना तो वहां पे देखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये ही है हमारे पास कुंडली, यहाँ पर राशियां लिखी हुई नहीं है, देखिए आपको केवल ग्रह लिखे हुए मिलेंगे और कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे 1 से 12 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे, और केवल प्लेनेट लिखे हुए मिलेंगे, है ना। आपको राशियां लिखी हुई नहीं मिलेंगी ऐसे, एरीज, मेष, टोरस, जेमिनी, कैंसर ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको इनकी काउंटिंग लिखी हुई मिलेगी 1 2 3 4 ऐसे। तो आपको यह ऐसे याद होनी चाहिए कि 1 नंबर पे एरीज है, मतलब मेष राशि है। सेकंड नंबर की जो राशि होती है, 2 नंबर का मतलब है कि टोरस, वृषभ राशि है। 3 नंबर का मतलब जेमिनी, या हिंदी में कहे तो मिथुन राशि है। तो आपको यह ऐसे सीरियल वाइज बिल्कुल याद होनी चाहिए। यहाँ बिल्कुल, अब ये तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा सीरियल वाइज। इनको 3 के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, किसी का नाम ही मान लीजिए, मैंने तो ऐसा ही याद किया है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 3 के इनके पॉइंट बनाइए, ग्रुप बनाइए, 3 का ग्रुप, और उनको ऐसे याद करें, इजी रहेगा आगे आने वाले टाइम में भी। जब आप देखेंगे इनका नेचर आप जब प्रेडिक्ट करेंगे, राशियों की स्टेबिलिटी जब आप देखेंगे, राशियों के एनवायरमेंटल को जब आप देखेंगे, इनके एलिमेंट्स को जब आप देखेंगे, इनके तत्व को जब आप देखेंगे, तो उसमें इजी रहेगा आपको याद करने में। तो 3 के ग्रुप बनाइए, और 3 के ग्रुप में ही आपको यह याद करना है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। किसी ने बोला कि 7 नंबर का मतलब तुला राशि, बिल्कुल। किसी ने बोला 12 नंबर मतलब पाइसेस, मीन राशि, बिल्कुल। तो आपको यह सीरियल वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि कुंडली में आपको ये राशियां लिखी हुई नहीं मिलेगी, इनके जो नंबर है ये लिखे हुए मिलेंगे। 5 नंबर मतलब लियो, सिंह राशि। 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ये देखिए, मैं आपको कुंडली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कुंडली के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर मतलब धनु राशि, है ना। मतलब फर्स्ट हाउस को क्या कहते हैं, लग्न भी कहते हैं। अभी हमने देखा था कि फर्स्ट हाउस को लग्न भी कहते हैं। अब इनके देखेंगे वहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर मतलब धनु राशि। तो धनु राशि का इनका लग्न बनता है, कि धनु लग्न की आपकी कुंडली बनती है, ऐसे हम कहेंगे। समझ पा रहे हैं सभी? यस सर। जी बिल्कुल। सर। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, जरा सा भी। यह आपको समझनी है और कुछ चीजें याद भी करनी है। अब ये जो राशियां लिखी हुई है ये आपको याद करनी है। इससे पहले जो भी था ये समझने का पार्ट था, कि अगर सन प्लेनेट इस हाउस में है तो टाइमिंग इस आपकी इतनी हो सकती है, या फिर ये हो सकती है। अब देखिए, ये है काफी अच्छी चीज, ये आपको याद होनी चाहिए। इसे अगर आपने समझ लिया तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपके कौन से महीने में आपका जन्म हुआ है। किसी की कुंडली आपने देखी, आपने कह दिया कि अप्रैल का आपका जन्म है, जनवरी का आपका जन्म है, अक्टूबर का आपका बर्थ हुआ है, तो आप इतना भी उनको बता सकते हैं। अगर ये आपने सीख लिया तो इससे भी हम सीखते हैं।
सूर्य ग्रह का जो परिवर्तन होता है ना, ये होता है 14 डेट को, 14 या 15 को, क्योंकि देखिए जो राशियां होती हैं ना, ये राशियां, इन्हीं राशियों में प्लेनेट चलते रहते हैं। अब इनकी साइज क्या है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, एक जैसी नहीं होती है ना, इनकी साइज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। राशियों में चलते हैं प्लेनेट। प्लेनेट कहाँ चलते हैं? राशियों के अंदर। इतना आप याद समझिए पहले थोड़ा। अब कोई भी राशि है एक जैसी नहीं होती, इनकी साइज अलग अलग होती है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। हाँ। जब भी सूर्य ग्रह का परिवर्तन होगा एक राशि से दूसरी राशि में, है ना, तो वो लगभग होता है 14 डेट को, 14 तारीख को यह होता है। कभी कभी 15 को हो जाता है, क्योंकि कोई राशि छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कभी कभी मैंने लिखा हुआ है कभी कभी लॉन्ग राशि, मतलब अगर कोई बड़ी राशि होती है तो 15 या 16 या 15 या 16 तारीख को भी कभी कभार हो जाता है। अधिकतर तो 14 या 15 को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, मतलब एक राशि से दूसरी राशि में यह जाएंगे, है ना। अब हिंदी, अब देखिए ये तो अंग्रेजी का वर्ष है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसे हम नहीं लेंगे, इसे भी लेंगे, लेकिन जब हम हिंदू वर्ष की शुरुआत करते हैं ना, चैत्र जो कि अप्रैल में आता है हमारे, तो यहां से हम अप्रैल से शुरुआत करते हैं। अप्रैल 14 को सन जो प्लेनेट होंगे, सूर्य ग्रह होंगे, ये होंगे मेष राशि में, 1 नंबर की राशि में। समझ पा रहे हैं? जी सर। 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह होंगे मेष राशि में 0 डिग्री के, क्योंकि अभी अभी ताजे ताजे आए हैं वो मेष राशि में। नहीं, अगले 1 महीने तक, मतलब अप्रैल के बाद कौन सा महीना होगा? मई मंथ। तो मई मंथ की 14 डेट तक वो रहेंगे मेष राशि में। 1 महीना हो गया, 14 to 14, 30 दिन हो गए। तो 1 महीने के लिए सूर्य ग्रह एक राशि में रहते हैं, और इनका जो राशि परिवर्तन होता है लगभग यह होता है 14 तारीख के आसपास, 14 या 15 तारीख को, है ना। अगली 14 मई तक वो रहे मेष राशि में। अब सूर्य ग्रह 30 डिग्री के हो गए, 0 डिग्री थी इनकी 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को 1 डिग्री हुई, 16 अप्रैल को फिर 2 डिग्री हुई, बढ़ते बढ़ते 14 मई को ये हो गए 30 डिग्री के, मतलब इससे ज्यादा पावर नहीं हो सकती। तो ये इस राशि से चेंज होकर जाएंगे अगली राशि में, 2 नंबर की राशि में। मेष राशि है 1 नंबर की, दूसरे नंबर की राशि में जाएंगे अगली राशि में, वृषभ राशि में। क्योंकि सूर्य ग्रह हमेशा सीधे चलते हैं, उल्टे चलते हुए किसी ने नहीं देखा होगा आज तक, है ना। पूरब से चलते हैं पश्चिम में, बिल्कुल ये सीधे। तो वैसे ही सूर्य ग्रह मेष राशि में थे, 14 मई को ये चेंज हुए, फिर गए वृषभ राशि में। वृषभ राशि में फिर रहेंगे, 14 मई से इनका चेंज हुआ। अब ये जो चेंज हो रहा है, अभी हमने देखा था कि सूर्य जब चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? जब सूर्य ग्रह मेष राशि से जब चेंज हो रहे थे तो वृषभ की संक्रांति, जिस राशि में जा रहे हैं, याद रखिएगा, सूर्य ग्रह जिस राशि में जा रहे हैं उसकी संक्रांति होगी। अब 14 मई को सूर्य ग्रह 30 डिग्री के हो गए पूरे, अब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो 14 मई को इन्होंने वृषभ राशि में यह गए, 14 जून तक वहां पर रहेंगे, 14 to 15 जितना भी है, तो उसे हम कहेंगे वृषभ की संक्रांति। मतलब सूर्य ग्रह ने अपना परिवर्तन किया, राशि का परिवर्तन किया। उसी तरीके से जैसे कि मकर संक्रांति सभी को पता है, नीचे आइए वहां पर देखेंगे मकर। मकर मतलब मकर राशि कौन सी है? 10 नंबर की राशि मकर राशि है। देखिए 10 नंबर की स्कॉर्पियन राशि मकर राशि हिंदी में हम कहेंगे। तो जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, मतलब सूर्य ग्रह मकर राशि में आ रहे हैं। कौन सी राशि से आ रहे हैं? मकर राशि से पहले कौन सी राशि है? सेजिटेरियस, धनु राशि। तो धनु राशि से जब यह परिवर्तन होके 14 जनवरी को मकर राशि में आते हैं, तो हम कहते हैं कि मकर की संक्रांति है, मकर संक्रांति है, कि सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं और जो चेंज हो रहे हैं उसे कहते हैं संक्रांति। समझ पा रहे हैं सभी? जी जी सर। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आपने देखा किसी की भी कुंडली में कि मेष राशि में सूर्य हैं, 1 नंबर, जहां 1 नंबर की जो राशि है मेष राशि है, उसके अंदर आपको सूर्य ग्रह देखने को मिल रहे हैं। तो आपने कहा कि इस मंथ का आपका बर्थ हो सकता है,
अब आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कौन सा कहें, अप्रैल का कहें, मई का कहें। कंफ्यूजन तो होंगे ही होंगे। अब देखिए इसको 50-50 डिग्री में डिवाइड कर लीजिए आप। पहले 15 डिग्री ये रहेंगे अप्रैल मंथ में। अच्छा, देखिए 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह आते हैं मेष राशि में, आ गए, इनकी डिग्री रहेगी बिल्कुल 0 डिग्री। 14 से जब ये 30 अप्रैल तक जाएंगे, 31 अप्रैल तक जाएंगे, तो इनकी लगभग 15-16 डिग्री बढ़ गई होगी। तो मतलब 15 डिग्री तो अप्रैल में हो गई, बाकी बची 15 डिग्री मई मंथ में जाकर होगी। 30 डिग्री होनी है ना पूरी। हाँ जी। तो 15-15 डिग्री का ये डिवाइडेशन होता है। अब जैसे कि 14 मई से लास्ट में होगा 30 मई, तब तक सूर्य हो जाएंगे 15 डिग्री के, 15-16 डिग्री के। अगले जो डिग्री बचेंगी इनकी 15 डिग्री, वो होगी अगले महीने में, वृषभ राशि, जून में। तो जब आपने देखा कि किसी की भी कुंडली में मेष राशि में सूर्य ग्रह हैं, तो आप कह सकते हैं कि अप्रैल का एंड का जन्म है आपका, या फिर मई का स्टार्टिंग का। फिर आपने देखा कि उनकी डिग्री है 5 डिग्री, तो सर सूर्य ग्रह की है 5 डिग्री। तो आप कह सकते हैं मेष राशि में है सूर्य और सूर्य की डिग्री है 5 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 14 अप्रैल को तो मेष राशि में होते हैं सन प्लेनेट, 5 डिग्री है, मतलब 5 दिन चले होंगे। तो 14 अप्रैल में हम 5 डे और काउंट करेंगे और ऐड करेंगे, तो लगभग हो गया हमारा 19 या 20 अप्रैल। तो आप कह सकते हैं कि हाँ इसी के आसपास का आपका जन्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो कहेगा कि इसी के आसपास का हमारा जन्म है। एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस करनी है। वैसे ही आपने देखा कि किसी का 12 मई का जन्म है, 12 मई का जन्म है। अब आपको पता है कि सूर्य का जो परिवर्तन होता है 12 को तो नहीं होता है तो 14 को या 15 को ऐसा कुछ होगा। आपने देखा 12 को, तो सूर्य ग्रह 12 मई का इनका जन्म है, मतलब 14 मई तक तो मेष राशि में ही है। तो इनको कहेंगे हम कि आपका मई मंथ का जन्म है। हाँ, ये वो सामने वाला कहेगा बिल्कुल है जी। अब आपने उसकी डिग्री देखी सूर्य ग्रह की, सूर्य की डिग्री है 28 या 29, क्योंकि उनका चेंज होने वाला है 1-2 दिन में। अगर सूर्य ग्रह आपको दिखते हैं 29 या 28 डिग्री के मेष राशि में, तो आप कह सकते हैं कि आपका लगभग 12 मई या 13 मई के आसपास का जन्म है। कुंडली देखकर उनको बता सकते हैं कि इस महीने का आपका जन्म है, इस तारीख के आसपास का जन्म है आपका। समझ पा रहे हैं आप? सर ये डेट वाला थोड़ा रिपीट कीजिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो बर्थ डेट है। मतलब राशि वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे क्लियर है, एंड वो 14 to 14 डेट वाला भी क्लियर है। बस वो जो बर्थ डेट वाला भी आपने बताया ना, वो कैसे बता सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए हम वापस से समझते हैं। एक होरोस्कोप लेते हैं, एक कुंडली लेते हैं जिसमें कि कन्या। चलिए ये डेट अच्छी है। अभी देखिए 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह सन प्लेनेट है, ये होंगे मेष राशि में। और कितने डिग्री के होंगे? 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह नए आए हैं, मेष राशि में आ गए, एरीज में, 1 नंबर की राशि है, इसमें आ गए सूर्य। तो इनकी डिग्री कितनी होगी? 0 डिग्री होगी, क्योंकि अभी तो आए हैं। अभी तो आए हैं। अब आपका मान लीजिए कि 14 अप्रैल का जन्म है, 14 अप्रैल का जन्म है। किसी ने आपको कहा कि मेरा 14 अप्रैल का जन्म है, तो आपको पता चल गया 14 अप्रैल को सूर्य का ट्रांजिट होता है लगभग, तो सूर्य ग्रह मेष राशि में गए होंगे। तो आप कह सकते कि हाँ आपका सूर्य मेष राशि में है। कुंडली में देखिए आप, बिल्कुल। किसी का है 20 अप्रैल का जन्म, किसी ने कहा आपको कि मेरा 20 अप्रैल का जन्म है, तो आपने दिमाग लगाया कि 14 अप्रैल को सूर्य आते हैं मेष राशि में, और लगभग ये बता रहे हैं कि 20 अप्रैल का इनका बर्थ है, 4-5 दिन चले हैं सूर्य, तो मेष राशि में ही है अभी तक। तो आप कहेंगे कि आपका 20 अगर अप्रैल का जन्म है, तो आपका मेष राशि में सूर्य होना चाहिए। फिर हम उसको बता सकते हैं कि आपकी यह क्वालिटीज होगी। जब हम पढ़ेंगे आगे कि मेष राशि में सूर्य होते कैसे इफेक्ट होते हैं, केवल उनके बर्थ डेट जानकारी कि हाँ ऐसा प्रेडिक्शन आपका होगा, उसको हम बता सकते हैं। ये पता होना चाहिए। किसी ने आपको कहा कि हाँ मेरा इस तारीख का जन्म है, तो आपका दिमाग में कैलकुलेशन चली, जैसे कि
14, आप किसी ने कहा कि मेरा 20 मई का जन्म है, 20 मई का, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चली कि हाँ अप्रैल से मई मंथ में तो मेष में रहेंगे, 14 मई को ट्रांजिट होते हैं, 14 मई इनका बर्थ टाइम बता रहे हैं कि 20 मई का है, तो लगभग 4-5 दिन सूर्य ग्रह चले हैं, 4-5 डिग्री उनकी होगी, वृषभ राशि में होगी, तो वृषभ राशि के सूर्य हैं। अब वृषभ राशि की क्या क्वालिटीज होती हैं वो आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं उनको कि हाँ ऐसा आपका नेचर है, ऐसा आपके साथ हुआ है, तो आप केवल उनके बर्थ डेट जानकर ही उनको प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि यह आपके और भी काम आएंगे। अब अप्रैल में हिंदी वर्ष से हम चलते हैं ना, हिंदी चैत्र वैशाख पता होगा आप सभी को, हाँ जी सर। अप्रैल में स्टार्ट होता है चैत्र का महीना, है ना, तो आप उसे यह भी बता सकते, कोई कहेंगे आपको, बहुत से ऐसे मिल सकते हैं, वो कहेंगे कि हमारा चैत्र महीने का जन्म है, तो आप कहेंगे कि हाँ इनका अप्रैल का जन्म है, आपको चैत्र वैशाख ऐसा समझ में नहीं आता, आप तो उसको कन्वर्ट करेंगे अप्रैल में, जनवरी फरवरी में। किसी ने कहा कि मेरा चैत्र का जन्म है, तो आपने दिमाग लगाया कि अप्रैल में आता है चैत्र, तो चैत्र का जन्म है ना। अब कोई कहेगा कि मेरा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, ऐसा भी कह सकता है। तो ये 15 डिग्रीज उसी में डिवाइड किए गए हैं, 15 दिन एक महीने के, 15 दिन दूसरे महीने के। आप देख रहे होंगे 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तो एक राशि में है सूर्य, फिर मतलब 15 डिग्री के हो गए, फिर आधे जो डिग्री है 15 से 30 डिग्री तक ये दूसरे महीने में हो रहे हैं। 15-15 दिन का ये जो पखवाड़ा जिसे हम कहते हैं, ये होता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जिसे हम कहते हैं। तो यह भी आप बता सकते हैं, इसके बारे में भी अभी हम सीखेंगे। तो अभी देखिए यह तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 14 जून तक है वृषभ राशि में, 14 जून को फिर ट्रांजिट होंगे, 15 जून को फिर कौन सी राशि में जाएंगे, 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर की कौन सी राशि है, जेमिनी, मिथुन राशि, मिथुन राशि आ रही है। किसी ने कहा कि मेरा 20 जून का जन्म है, आपने दिमाग लगाया कि 14 को ट्रांजिट होते हैं, जून बता रहे हैं, 20 जून बता रहे हैं, तो 14 जून को ट्रांजिट हुए और 20 जून को होंगे लगभग मिथुन राशि में, 3 नंबर की में, क्योंकि अप्रैल से मई से जून और जून से जुलाई, तीसरा ये पॉइंट आ रहा है। तो 20 जून को लगभग अगर किसी का बर्थ है तो उसे हम कहेंगे कि मिथुन राशि में आपके सूर्य ग्रह हैं और आपकी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो कहेंगे हाँ भाई इतनी है, ऐसा ही। तो ऐसा आपको बिल्कुल समझना है, यह है मंथ प्रेडिक्शंस, महीने का प्रेडिक्शन। समझ पा रहे हैं सभी? यस सर। हाँ जी सर। डिग्रीज, इसमें डिग्री आपके काम आने वाली है। अब मान लीजिए जैसे कि अभी हम यह देखते हैं एक कुंडली, एग्जाम्पल्स बिल्कुल हम साथ के साथ देखते रहेंगे, इनका कब का जन्म है। इनके है 4 नंबर की राशि में सूर्य ग्रह दिख रहे हैं, कुंडली के 11th हाउस में जी, कुंडली का 11th हाउस, वहां पर है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब है कि कर्क राशि। अब कर्क राशि में सूर्य ग्रह हैं और है 27 डिग्री के, तो कौन से महीने का जन्म होना चाहिए, मतलब कर्क राशि में है, कर्क से किस में जाने वाले हैं ये 1-2 दिन में, सिंह राशि में। 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, सूर्य हो गए हैं 27 डिग्री के, मतलब 30 डिग्री के होने वाले हैं कुछ दिनों में, और सिंह राशि में जाने वाले हैं। तो सिंह राशि में कौन से महीने में यह जाएंगे, यहां से कैलकुलेशन आप लगाइए। कर्क राशि में है, देखिए मेष राशि में आ रहे हैं 14 अप्रैल से 14 मई तक, फिर 14 मई से जून तक वृषभ राशि में, जून से जुलाई तक मिथुन राशि में, और जुलाई से अगस्त तक कर्क राशि में। तो सर ये आएगा अगस्त में, जुलाई से 14 जुलाई से 14 अगस्त तक हो गया कर्क राशि में। अभी कर्क राशि में ही है ना, ट्रांजिट नहीं किया इन्होंने, अभी 4 नंबर की राशि में ही है, जुलाई तो लगभग हाँ। अब जुलाई का भी कौन सा स्टार्टिंग नहीं, लगभग 10-11 जुलाई ऐसा कह सकते हैं कि 11-12 जुलाई, क्योंकि 1-2 दिन में ट्रांजिट होने वाले हैं, तो लगभग 11-12 जुलाई का जन्म आपका जन्म होना चाहिए। तो देखेंगे जून जुलाई अगस्त, ओके, इसी टाइप से। समझ पा रहे हैं आप सभी? हाँ जी। ये देखिए कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना,
एक तरफ लिखिएगा मंथ, इतने महीने से इतने महीने के बीच इस राशि में सूर्य ग्रह होते हैं और इस राशि में रहेंगे। बर्थ डेट्स आप निकालिए उसी हिसाब से। किसी की मुझे वो बताइए बर्थ डेट। देखिए कुंडली बनाकर देखते हैं। सर 18 अक्टूबर। ये 18 अक्टूबर 1985। ये देखिए 18 अक्टूबर 1985। अरे 85 1985 अक्टूबर यही ना? हाँ बिल्कुल। इनकी कुंडली में देखिए सूर्य ग्रह है कुंडली के वेस्ट डायरेक्शन में, जहां पर होता है शाम का समय। तो लगभग कह सकते हैं कि इस टाइमिंग के आसपास का आपका जन्म है, शाम के समय का जन्म है। तुला राशि में है, 7 नंबर की राशि में, 7 नंबर की राशि में है। इन्होंने बताया था 18 अक्टूबर, मतलब सूर्य का परिवर्तन हुआ है, अभी तो तुला राशि में आए हैं। हाँ। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन लगाना शुरू कीजिए कि तुला राशि में कौन से महीने में आएंगे। तो ये हो गई तुला राशि लिब्रा 7 नंबर की। कौन से महीने में आएंगे? सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, राइट। अक्टूबर का इन्होंने बर्थ बताया है, लगभग 18 अक्टूबर का। हमने देखा था कि लगभग 14 या 15 हाँ। तारीख को, 14 या 15 डेट को सूर्य का ट्रांजिट होता है ना। हमने देखा कि सूर्य के यहाँ पर 1 डिग्री है, लगभग 1 दिन चले होंगे, या तो 1 या 2 दिन ये चले होंगे। अब इन्होंने बताया 18 अक्टूबर, मतलब हमने पढ़ा कि 14 या 15 को, कभी कभी 16 को भी सूर्य का ट्रांजिट होता है। तो लगभग सूर्य 1-2 डिग्री चले हैं अभी तो। अक्टूबर में हाँ। तुला राशि के सूर्य देखने को मिलेंगे, 1 डिग्री के हैं, तो मतलब अभी अभी आए हैं। अब यही देखिए आप जी। यहाँ पर अगर हम कर देते हैं 5 नवंबर, तब सूर्य की डिग्री देखिए, यहाँ पर सन प्लैनेट की डिग्री देखिए 19 डिग्री के हो गए। 15 डिग्री से ज्यादा के हो गए, 15 डिग्री रहेंगे तो महीना रहेगा अक्टूबर का। 15 डिग्री से ज्यादा होने के बाद महीना चेंज हो जाएगा, अगले महीने की तारीख शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं ये 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को देखेंगे तो लगभग 13 डिग्री इनका आ रहा है, 13 डिग्री का। तो लगभग इनका आधा महीना पूरा होने वाला है। अब किसी ने कहा कि मेरा है 5 नवंबर का बर्थ है, तो आपने देखा कि सूर्य की डिग्री है 19, 15 डिग्री से ज्यादा हो रही है, और तुला राशि में, तो तुला राशि में अक्टूबर में आते हैं सूर्य ग्रह। अब 19 डिग्री है, तो मतलब अक्टूबर का महीना निकाल दिया है इन्होंने, नवंबर महीने का इनका जन्म शुरू हो गया है। तो नवंबर महीने में अभी आए हैं, 3-4 डिग्री चले हैं। इन्हें कह सकते हैं हम कि आपका नवंबर का 3-4 डिग्री चले हैं ना, ये 15 से 4 डिग्री आगे हो गए, तो नवंबर का मंथ कह सकते हैं कि आपका 4-5 नवंबर का कुछ ऐसा बर्थ होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप सभी? हाँ। तो सर अगर जैसे किसी के टाइम अवेलेबल नहीं है एंड नॉर्मल हम डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सूर्य को फाइंड आउट करने के बाद भी एक थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम का समय है एंड डिग्री के वाइज भी पता लगा सकते हैं ना। देखिए इन्होंने डेट बताई अपनी, इन्होंने केवल अपनी डेट बताई है कि 5 नवंबर का मेरा जन्म है। हाँ। ये 5 नवंबर 1985 जो भी डाल देते हैं, 5 नवंबर का इनका जन्म है। हाँ। तो हमने देखा कि सूर्य तुला राशि में है, और यह है तुला राशि में 19 डिग्री के है, 19 डिग्री के। तो लगभग ये जो डेट बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल मिलती जुलती हुई है। तो हाँ, इसका जन्म आपका हो सकता है। हाँ। अब किसी ने कहा कि मुझे तो टाइमिंग नहीं पता है मेरी, आप पूछेंगे कि आसपास का टाइम, वो कहेंगे शाम का समय का जन्म है। तो हम देखेंगे कि सूर्य अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस भी मतलब आती है ना। प्रेडिक्शन तो वही तो सीख रहे हैं, प्रेडिक्शन देना ही तो सीख रहे हैं। अब जितना हम अप्लाई करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो एक्यूरेसी निकल कर आती रहेगी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक नॉर्मली बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आपने देखा कि इनका कुंडली में 6th हाउस में सन प्लेनेट है, तो ये शाम से आगे निकल गया है, रात की तरफ बढ़ रहा है सूर्य। तो मतलब
5 से 7 या 7 बजे के बाद का इनका जन्म है। टाइमिंग हमने डाली थी ओके 6:12 में, जो भी इनके टाइमिंग है 18 शाम का जो समय है, क्योंकि बर्थ टाइमिंग वो अलग अलग हो सकती है। मैंने लिया है यहाँ पर बलिया यूपी, तो हर जगह के हिसाब से वो टाइमिंग चेंज होती रहती है। तो आपने देखा कि शाम का समय का इस जन्म बता रहे हैं, कुंडली के 7th हाउस में वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य ग्रह हैं, तो हाँ इस टाइमिंग का आपका जन्म है, तो आपकी कुंडली लगभग यही बनेगी। तो ऐसा आप प्रेडिक्शन उनको दे सकते हैं कि ये आपका टाइम कुंडली से मैच करता है, यह आपका मंथ मैच करता है ना, ओके यह आप उनको बता सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि कैसे बताएंगे कि कृष्ण पक्ष का जन्म है या शुक्ल पक्ष का जन्म है ना, यह भी आप सीख लीजिए। 15 डेज रहते हैं ना सूर्य, 15 दिन एक राशि में, फिर 15 दिन के बाद दूसरी राशि में ट्रांजिट चले जाते हैं, डिग्री इनकी बढ़ जाती है, दूसरे महीने में ही चले जाते हैं। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कृष्ण पक्ष का जन्म है या शुक्ल पक्ष का जन्म है। अब देखिए किसी की कुंडली निकालते हैं जिनका अमावस्या का जन्म हो, किनका जन्म है। जयस इनका है, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे सन और मून प्लेनेट, सूर्य और चंद्र ग्रह एक साथ है, दिख रहे हैं कुंडली के 4th हाउस में। तो कुंडली को देखकर क्या कहेंगे आप कि कुंडली के 4th हाउस में है, मतलब यहाँ पर नाइट होती है, रात्रि होती है, तो आपका जन्म है रात्रि का। यहाँ पर लगभग रात्रि के 12 बजते हैं, लगभग 12 बजे के आसपास का आपका जन्म है। मकर राशि के हैं सूर्य, तो आपका जन्म होना चाहिए जब मकर राशि में कब आते हैं, जनवरी में सूर्य ग्रह आते हैं, 14 जनवरी को आते हैं। अब ये 28 डिग्री के हो चुके हैं, तो मतलब जनवरी से जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर हमने बर्थ डेट देखी, तो हाँ 2 फरवरी का जन्म है इनका, क्योंकि सूर्य हो सकता है कि थोड़ा छोटी राशि में हो, मकर राशि छोटी राशि होती है। तो इन्होंने बताया कि 11 फरवरी का जन्म है, 11 फरवरी मतलब 28 डिग्री के सूर्य हो चुके हैं, मकर राशि छोटी राशि है, तो लगभग इनका बर्थ डेट ये सही बता रहे हैं। रात का इनका जन्म है, इन्होंने बर्थ टाइम बताया कि 1:05, 11 से 1 बजे का जो जन्म होता है ये रात का ही होता है। कुंडली के 4th हाउस में यहाँ पर नाइट होती है, हमने देखा कि बिल्कुल सही है, मैच करता है इनसे, एक्यूरेसी निकल कर आएगी प्रेडिक्शन से। प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। अब हमने देखा कि इनके सूर्य और चंद्र ग्रह दोनों एक साथ हैं, सूर्य चंद्र ग्रह एक साथ होंगे तो क्या होगा, अमावस्या होगी, क्योंकि चंद्र तो दिखेंगे नहीं, सूर्य के साथ छिप जाएंगे, मून के पास पावर नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप सभी? किसी की भी कुंडली में आप जब आप देखेंगे कि सूर्य और चंद्र एक साथ है, तो उनका जन्म होगा अमावस्या के आसपास का। डिग्री बिल्कुल पास पास है, यहाँ पर देखिए डिग्री थोड़ी अलग अलग है, एक सूर्य है 28 डिग्री, मून है 11 डिग्री, क्या थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो या तो अमावस्या का है या फिर अमावस्या निकल चुकी है, अमावस्या का दिन शुरू हो चुका है, अमावस्या का इनका जन्म है, अमावस्या के आसपास का, एक दिन पहले का या बाद का जो भी है वो हम सीखेंगे आगे डीप में, कैसे कैसे डिग्री वाइज बिल्कुल एक्यूरेट हम देखेंगे जो। तो इनका अमावस्या का जन्म है और सूर्य चंद्र एक साथ मतलब अमावस्या का जन्म है। अब चंद्र जैसे ही आगे वाली राशि में आएंगे, अब देखिए अगर चंद्र होते यहाँ पर 9 नंबर की राशि में, 3rd हाउस में होते, जहां पर धनु राशि है 9 नंबर लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि अभी तक तो क्या हो रहा है, कृष्ण पक्ष है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। अगर ये मून प्लेनेट होते हैं 9 नंबर की राशि में, अगर 3rd हाउस में होते अगर ये, तो हम कहते कि लगभग अभी तक तो आपका जन्म चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, क्योंकि कृष्ण पक्ष के बाद ही जो अमावस्या आती है, चंद्र अगली वाली राशि में आएंगे सूर्य के साथ, तो मतलब एक दिन पहले का जन्म है, तो मतलब तब कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो अगर सूर्य से पहले अगर चंद्र ग्रह होंगे तो होगा कृष्ण पक्ष, सूर्य के बाद अगर होंगे, जैसे कि अभी यही चंद्र ग्रह 11 नंबर में होते कुंडली के 5th हाउस में, तो हम कह सकते थे कि अमावस्या निकल चुकी है और अब शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा का आपका जन्म है, क्योंकि सूर्य से आगे चंद्र आ गया है। देखिए अगली में हम देखते हैं, कोई और कुंडली निकालते हैं, पूजा जी की कुंडली देखिए। हाँ यहाँ पे देखिए कुंडली के 5th हाउस में है सूर्य ग्रह और चंद्र से एक हाउस आगे आ गए हैं, 6th हाउस में आ गए हैं, 6 नंबर की राशि में आ गए है ना। सूर्य रह गए पीछे 5 नंबर में ही, चंद्र आगे वाली राशि में, तो मतलब अमावस्या निकल चुकी है। चंद्र सूर्य एक साथ होते हैं तो अमावस्या का योग बनता है। अब चंद्र 1 नंबर आगे आ गए हैं
मतलब शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, इनका शुक्ल पक्ष का प्रथमा का जन्म हो सकता है, प्रथमा का जन्म है। तो अगर सूर्य से आगे आपको दिखते हैं चंद्र ग्रह तो शुक्ल पक्ष का, पीछे हैं तो कृष्ण पक्ष का। अब बिल्कुल सामने आ जाएं, सूर्य यहाँ पे देखिए 5 नंबर की राशि में है, 5th हाउस में, सिंह राशि का सूर्य है कुंडली के 5th हाउस में। अब इसके जस्ट सामने कौन है? शनि ग्रह। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सामने है शनि ग्रह। अगर वहां पर अगर मून प्लेनेट होते हैं, हम कहते हैं कि सूर्य उधर और चंद्र इधर, तो यह है पूर्णिमा का जन्म। यहाँ पर क्योंकि चंद्र और सूर्य के बीच बिल्कुल दूरी बनी हुई है, ये पास पास नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इनके बीच डिस्टेंस है, दूरी है, तो आपका जन्म है पूर्णिमा का। समझ पा रहे हैं आप सभी? जी सर। जी बिल्कुल बता दीजिए, अगर थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन है ना तो बिल्कुल बता दीजिए। समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। समझ रहा है, यहाँ पर क्लियर देखिए, हो रहा है। यहाँ पर देखिए कुंडली के 2nd हाउस में सन प्लेनेट है और चंद्र है लग्न में 1st हाउस में। तो मतलब चंद्र सूर्य के पास जाने वाले हैं, 2 नंबर की राशि में है ना, तो कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट होगा, चंद्र तो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं चंद्र, और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब चंद्र यहाँ से 2 नंबर की राशि से 3 नंबर की राशि में जाएंगे, मतलब सूर्य के पास जाएंगे, तो मतलब अमावस्या आने वाली है। ओके। तो आपका अमावस्या सा 1-2 दिन पहले का ही जन्म है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपने यह सीख लिया कि कृष्ण पक्ष का जन्म है या शुक्ल पक्ष का है, दिन का जन्म है या रात्रि का, दोपहर का है या सुबह का या शाम का, कौन से महीने का जन्म है वह आप राशि देखकर बता सकते हैं। 14 जी जनवरी को ट्रांजिट होता है तो मकर राशि में सूर्य जाते हैं, तो मकर की संक्रांति। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब आप कुंडलियाँ इकट्ठी कीजिएगा, बर्थ डेट इकट्ठी कीजिएगा और फिर उस पर यह अप्लाई कर करके देखिएगा, है ना जी। ओके। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये काफी पर्याप्त है। अब देखिए, हाँ आपने इस क्लास में क्या सीखा? प्रेडिक्शन करना तो थोड़ा थोड़ा सीखा ही, फर्स्ट क्लास थी, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ यह आपको आएगा ही। सेकंड पॉइंट आपने देखा तरीका पढ़ाने का, यही तो देखते हैं डेमो क्लास में कि कैसे समझाते हैं और कैसे हम समझते हैं, क्या तरीका है। तो बिल्कुल इसे भी आप देखें, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल आप वापस से कह सकते हैं, है ना। तो अगर आपको आगे भी सीखना है मुझसे या किसी और से भी, तो वहां पर ये बेसिक्स क्लियर होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर रास्ते में भी चल रहे हैं कहीं, आप किसी ने कुछ पूछ लिया तो उनको भी इतना छोटा सा प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं। जब आपको इनकी नॉलेज हो जाएगी, किसी ने कहा कि मेरा इस डेट का जन्म है, आपने कहा कि इस राशि का सूर्य होगा आपका और इस राशि का सूर्य होगा, तो ये क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी, तो ऐसा नॉर्मल सा प्रेडिक्शन किसी को भी रास्ते चलते हुए आप दे सकते हैं। तो ऐसे आपको पता होना जरूरी है। तो जी। अब बताइए, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अदिति जी, एनी डाउट? नो सर, क्लास बहुत अच्छी थी। और ये मतलब मैंने पहले भी एस्ट्रोलॉजी की कुछ बेसिक्स क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, बट ये प्रेडिक्शन करने का जो था, किस तरह से आप टाइम, सूर्य देख के आप टाइम बता सकते हैं, डेट बता सकते हैं, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा लगा मुझे। कुंडली देखना तो भी स्टार्ट ही नहीं किया हमने, अभी तो समझे जी हैं। लेकिन अभी तो हाँ। ना तो प्लेनेट आए हैं ना राशि आई है, अब तो केवल नाम जी नाम जी देखे जी। हमने कि राशि आई जी है जी होती है, जी। अब तो प्लेनेट के लेकिन नाम भी ये नहीं देखे। हाँ, लेकिन देखिए आप जैसे कह रहे हैं ना, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस ज्वाइन किए ना, तो ये मेथड किसी ने नहीं बताया, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा एंड एकदम बेसिक क्लियर एक्यूरेट। होना जी बिल्कुल। अब ये प्रैक्टिस के साथ आपका कंफर्म होता रहेगा। अब घर पे जितने भी बर्थ डेट है ना आपकी, सभी लीजिएगा, नोट कीजिएगा। जी 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 आपने नोट बिल्कुल। किया मैं होगा आप तो जैसे बता रहे वो थे, डेट, मैं अपनी भी देख रही थी मतलब मैं खुद अपने कुंडली मेरे आंख के सामने बन के आ रही। हाँ, मकर राशि मतलब सॉरी, धनु राशि में मेरा सूर्य है, 11 बजे का मेरा समय है। तो बहुत एक्यूरेट वो चीज आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। बहुत अच्छी क्लास बिल्कुल थी। कोई बेसिक है तो थैंक यू बेसिक से सो स्टार्ट मच। करना जरूरी है। और ये अर्ची क्लोथिंग, ये कौन है? उनका कुछ नेम NISS, आइडेंटिफिकेशन नहीं है शायद।
NISSTH है, निष्ठा, जो भी आपका नाम है। निष्ठा जी। निष्ठा जी, निष्ठा जी। एनी डाउट? नहीं सर, क्लास अच्छी थी। एक्चुअली मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, तो अच्छा, अरे मैंने देखा कि वसुंधरा दुर्वा ने लिखा था मैसेज की क्लास है, तो थोड़ा सा बेसिक, तो मैंने कहा चलो आइडिया लेते हैं। पर आपने बहुत सिंपल मेथड से बहुत अच्छा इजी क्विक, मतलब टिप्स होते हैं ना, जैसे बहुत इजीली कनेक्ट कर रही थी मैं अपनी क्लास। मैंने भी अभी स्टार्ट ही किया है एस्ट्रोलॉजी, तो अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा है क्लास सर जी। तो ट्राई कीजिएगा बेसिक से, देखिएगा जी बढ़िया। जी सर। मैं खुद पढ़ रही थी, ये देखो नोट्स इधर। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले खुद लेते पढ़ हैं रही आपकी थी बड़ी स्क्रीन मुझे। की आपके पास, या फिर मिल जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ हाँ, मैं शेयर कर रिकॉर्डिंग तो दूंगा है नेट ही, पक्का रिकॉर्डिंग तो है ही, बट बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने, सच में अच्छी क्लास थी। एंड बिल्कुल भी ऐसा बोलते, मतलब मैंने जितना भी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट से सुना है कि बहुत डीप है, सर फोड़ना पड़ता है, ये सारी चीजें, तो मतलब मुझे ऐसा अभी आपसे पढ़ के लग रहा है कि नहीं, इतना भी वो डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ा समझ सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब मैं खुद समझ पा रही हूँ चीजें। इसमें याद करने का कुछ है नहीं, समझने का ही है। हाँ, आपने वही वही। देखा किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस पता है सबके फिक्स है फर्स्ट हाउस। आपने देखा कि फर्स्ट हाउस में सन प्लेनेट है, आपको याद है हम्म वहां पे सूर्य उदय होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन है। फर्स्ट हाउस में जब सन प्लेनेट आएंगे तो कैसी प्रेडिक्शन हम देंगे, और वो प्रेडिक्शन हम्म, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, कैसी क्वालिटीज उनके हाँ, अंदर। क्वालिटीज क्या बिल्कुल है, दे राइट। सकते हैं। किसी ने कहा कि मेरा तो शाम का जन्म है, कुछ बता दीजिए, कुछ नहीं पता मुझे। हम्म शाम का जन्म आपको पता है कि 7th हाउस में लगभग इनके सन प्लेनेट होंगे, तो उस समय के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ऐसे हिसाब के साथ हो रहा होगा या फिर हुआ होगा। हाँ, तो छोटा छोटा प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये बेसिक्स है, राइट। बिल्कुल ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, जब इनकी एनर्जीज पढ़ेंगे ना कि षड बल है, किस दिशा में कौन सा ग्रह बलवान होता है, किस डायरेक्शन में होता है, शुक्ल पक्ष में होता है या कृष्ण पक्ष में होता है हम्म ना, दिन के समय या रात के समय होता है, कौन से महीने की एनर्जी मिलती है, उसकी भी हम देख, कौन सी राशि में, मकर राशि में है या कर्क राशि में है, मेष राशि में है, एरीज में है, पाइसेस में है, कोई भी प्लेनेट, उसके हम्म अकॉर्डिंग, क्योंकि मंत्र से आपको पता चल जाएगा कि सन प्लेनेट इस राशि में, इस जोडिक साइन में होना चाहिए। आपने 14 जनवरी को जैसे कि मकर राशि में सन प्लेनेट आए, किसने कहा कि 14 जनवरी के आसपास का जन्म है, आप समझ गए कि मकर राशि में सूर्य ग्रह आ चुके हैं, तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं छोटा सा कि अगर मकर 10 नंबर की राशि में सन प्लेनेट है, आपको पता चल गया इसका जन्म है, छोटा सा प्रेडिक्शन को दे दिया, वो खुश हो जाएंगे कि हाँ मजा आ गया, कुछ तो कहा, कुछ तो कहा उन्होंने। अब फिर वो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी तो वो आप कह सकते हैं। तो यह था बिल्कुल। और राइट। ये कौन है, क्लोथिंग, आर्ची क्लोथिंग, ये आप हैं सेशन पर या फिर नींद आ गई इनका, सो गए? पता नहीं, आर्ची क्लोथिंग, आई डोंट नो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कोई बात नहीं, सुन रहे हम, सुनने दीजिए। लेकिन सर वो कोई आपने डाउट जो हो तो बिल्कुल। हाँ, डिग्री बताएं। वाइज भी जैसा आपने बताया ना कि आप डिग्री से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी धनु राशि में मेरे 27 डिग्री का है, 3 दिन बाद वो बदलने वाला है, और मेरा बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी। तो ये इतना एक्यूरेट होके आ रहा था ना, तो मुझे एकदम खुशी हो रही थी कि वो सच में प्रैक्टिस मतलब के साथ कितना। आएगा, प्रैक्टिस के साथ। वो डिग्रीज भी आप वन डे टू डे, क्योंकि देखिए राशियां है ना, ये कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो कभी कभी सन प्लेनेट जल्दी ट्रांजिट हो जाते हैं 14 को, कभी कभी 16 को या 17 को, ऐसा छोटा बड़ा। जब सीखेंगे हाँ, पढ़ेंगे तो हाँ, जब मेरा जन्म होता था उस दिन 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति था। तो बिल्कुल। इसी हिसाब से 27 डिग्री, तो मतलब 3 दिन पहले ले लो तो 11 तारीख आ रही थी, तो वो बहुत एक्यूरेट आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक्यूरेसी तो चाहिए, और क्या चाहिए, थोड़ी बहुत ही मिल जाती है तो अच्छी। तो और कोई ऐसा डाउट? इंटरेस्ट और बढ़ जा रहा है कि आप और जल्दी बिल्कुल। जल्दी क्लासेस में और अच्छा अच्छा पढ़ाओ, क्योंकि बाकी जगह हम पढ़ने जाते हैं ना तो कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, लेकिन आपका बताने का तरीका बहुत सरल था और बहुत बहुत इजी लग रहा था। सर एक बात आपको बताइए, जैसे आप आगे कोर्स कराएंगे तो उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, कितना लंबा कोर्स रहेगा, और क्या है फीस वगैरह, अगर जैसे देखिए, कई बार लोग पूछते हैं। फीस से तो मेरा लेना देना कुछ है नहीं, हम ड्यूरेशन पे बात करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन का मुझे भी कुछ पता नहीं है। मैं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं। ये देखिए जो कोर्स होगा ना, ये होगा बेसिक, गरज रहे हमारे बादल,
वो कह रहे हैं कि इस बात की जाए। तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, डीप में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक बेसिक क्लियर करना जरूरी होता है, फिर एक हम जाते हैं प्रिडिक्टिव बेस पे। तो मैं आपको बेसिक ही पढ़ाऊंगा, प्रिडिक्टिव जितना मेरे पास टाइम है ही नहीं, अभी टाइम मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं बहुत और डीप जगह है पे वो, राइट? हाँ, वो उसमें काफी समय, उसमें आपको लगेगा लगभग 1 साल का समय, अगर प्रिडिक्टिव बेस पे अगर आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर बट आप क्लियर करेंगे तो 1 साल अनुराग जी, प्रोफेशनल कोर्स का तो ठीक है, वो तो अब हमारे बहुत स्टूडेंट्स हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं कि कब क्लास प्रोफेशनली कोर्स शुरू करेंगे एंड ऑल, उनका तो ठीक है, बट मैं तो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पूरी एस्ट्रोलॉजी आप ही सिखाना, बिकॉज पता है लिटरली मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सीखने का प्रयास कभी नहीं किया, मैंने जरूर किया, ट्राई भी किया, बट ना मुझे जितना आज क्लियर हुई है ना चीजें, मीन्स वो प्लैनेट्स एंड राशियों के बावजूद भी कुंडली पढ़ने का तरीका होता है, वो मैंने आज आपसे सीख लिया है, एंड इसके लिए सच में अभी थैंक तो यू सो कुंडली मच। पढ़ना सीखी नहीं, अभी तो कुंडली के बारे में बात की नहीं, हमने तो समझा है कि ये डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन पता होना हाँ, चाहिए, कुंडली पता भी आएंगे। देखिए ये जो कोर्स होगा ना बेसिक वाला, तो इसमें देखिए मुझे टाइम लग सकता है 1 महीने का, हो सकता है कि कभी क्लासेस हो या ना हो, तो 2 महीने तक भी हो सकता है। टाइम अगर मुझे अच्छा मिला, अगर मैं फ्री रहा, तो वो देखेंगे आराम से, टाइम ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, आराम से समझा के, समझना आना चाहिए आपसे, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है ना। ये जो नोट्स लिखे हुए होंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसकी ज़रूरत ना पड़े आपको, तो ऐसा मेरा समझाने का प्रयास है। तो अब देखते हैं कैसा क्या होता है। मतलब 1.5-2 महीना तो ऑलमोस्ट हम पकड़ के चलेंगे कि बेसिक सिर्फ क्लियर होने के लिए लग सकते हैं, बाकी अगर सर की इच्छा हो तो वो एडवांस में थोड़ा सा झलक दिखला देंगे। जब अगर उन्हें टाइम मिला तो, है ना निष्ठा जी? बिल्कुल, मैं सर ट्राई आप करूंगा, ऐसा बताऊंगा कि आप शुरुआत कर सकते हैं, एक कुंडली देखने की शुरुआत कर सकते हैं, वहां पर लाकर मैं आपको छोड़ दूंगा। सर अदरवाइज आप क्या करते हैं? मैं तो क्या ही बताऊं अभी आपको। बता दीजिए। एक कंपनी आपने सुनी होगी, एनी टाइम एस्ट्रो, जी सर। यही की है, हमारे यही की। मैं हूँ जयपुर राजस्थान से, जयपुर में है यहाँ पर एनी टाइम एस्ट्रो, गूगल पर सर्च करेंगे काफ़ी एस्ट्रो पुत्र छा रही होगी, तो वहाँ पर मैं एक एज ए एस्ट्रोलॉजर वर्क करता हूँ, तो वहाँ पर मेरा काम यही है सिखाने का। फिर वहाँ पर ऐसा सिखाता नहीं हूँ मैं, आपकी तरह क्लासे नहीं लेता, कोई डाउट होता है तो क्लियर करता हूँ, एज ए सीनियर एस्ट्रोलॉजर के रूप में वहाँ पर मैं काम करता हूँ, एस्ट्रोटॉक पर भी करता हूँ। टाइम काफ़ी कम देता हूँ, लेकिन वहाँ पर प्रोफेशनली मैं सीखता हूँ वैसे, बस इस प्रेडिक्शंस में नहीं देता, बस सीखता हूँ, ट्राई करता हूँ, बस चल रहे हैं जैसा चल रहा है वैसा। तो ये मेरा काम है पढ़ने का, और सिर्फ पढ़ने का। ये देखिए, चलिए अभी भी मेरे पास रखी हुई है, अब काम यही है मेरा, पढ़ने का। हाँ, बुक अगर सजेशंस अगर कोई पढ़ रहे हैं, हाँ ये निष्ठा जी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई बुक हो आपके पास या फिर वैसे? पढ़ रहे हैं MN केदार जी की पढ़ रहे हैं। कौन सी, नाम क्या है उसका? एस्ट्रोलॉजी। कौन सी? प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बाय MN केदार। अच्छा अच्छा, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, चलिए वहां तक पहुंच गए। और आप काफी डीप है। सर मैं क्लासेस के थ्रू पढ़ रही हूँ, तो एक डेस्टिनी स्टार एक प्लेटफॉर्म है, डेस्टिनी तो स्टार, वहाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो वहाँ से बिल्कुल पीयूष दुबे बिल्कुल। सर है वहाँ पे, तो अच्छा, उनसे, हाँ, बेसिक्स वहाँ से मैंने किया हुआ है। सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कंफ्यूज बहुत हो जाती है फिर। और एक एकलव्य एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ हाँ से भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ है। चलिए बिल्कुल पढ़िए, समझिए, जहाँ पर भी आपको समझ में आए क्लियर कर लीजिएगा, जहाँ से भी आप सीखे ना बेसिक्स क्लियर कर लीजिए बस, जी जी बिल्कुल। नहीं तो आगे जाकर परेशानी है। बेसिक जहाँ भी सीखे सबको अच्छे से समझे हैं। और अभी भी जान सकते हैं, कोई डाउट हो आज की क्लास में तो? नहीं सर, ओके, बहुत अच्छा लगा रही मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच सर अनुराग जी, बहुत अच्छा लगा पढ़ के मुझे भी खुद को पर्सनली, बहुत अच्छी क्लास ली आपने। एंड ये डेफिनेटली अभी रिकॉर्ड हो रहा है एंड ये यूट्यूब पे भी जाएगा, ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। जी सर, ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम और आपकी नॉलेज के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर।